आज की कहानी है एक टिपिकल मिडिल क्लास अमेरिकन परिवार की, जिनके पास सब कुछ था। शादी के 25 साल बाद भी मॉम और डैड अब तक टोटली प्यार में डूबे हुए थे। उनके 2 बच्चे खुश, सक्सेसफुल और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर 2021 में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी जिंदगी में एक बैड लक का तूफान आ गया हो। पर ये बैड लक नहीं था, बल्कि उनकी बदनसीबी की वजह था उनके बीच का ही एक इंसान, जिसने अपने साथ बहुत बड़ा राज छुपा रखा था। लेकिन आज की कहानी पर जाने से पहले, अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल DHS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। बात है 1990 के शुरुआती दिनों की। एक जवान लड़की जिसका नाम था क्रिस्टा फॉर्डर, मेडिसन विस्कॉन्सिन में बॉस्टन स्टोर नाम की एक रिटेल स्टोर में मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद बॉस्टन स्टोर ने मेडिसन लोकेशन के लिए एक और एम्प्लॉय हायर किया, जिसका नाम था बार्ट हेल्डरसन। क्रिस्टा की तरह बार्ट भी अपने अर्ली 20s में था, लेकिन वो क्रिस्टा से 3 साल छोटा था और उसे क्लर्क की जॉब मिली थी। बार्ट और क्रिस्टा एक दूसरे को स्टोर में काम करने के पहले नहीं जानते थे, लेकिन उनके शिफ्ट्स अक्सर ओवरलैप होते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को जाना और पता चला कि उनके बीच बहुत कुछ कॉमन है। दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन से ग्रेजुएशन किया था और दोनों को ही घर के डिजाइन का बहुत शौक था। क्रिस्टा ने कॉलेज में आर्ट हिस्ट्री में मेजर किया था और उसे इंटीरियर होम डिजाइन का बड़ा जुनून था। वहीं बार्ट वो एक ऐसा इंसान था जो अपने हाथ से कुछ भी ठीक करने में माहिर था। बचपन से ही उसका फेवरेट काम था घर की मरम्मत करना, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। उसे बस घर को एकदम बढ़िया कंडीशन में रखना बहुत सेटिस्फाइंग लगता था। और इस तरह बार्ट और क्रिस्टा की बॉन्डिंग और भी अच्छा होता गया। धीरे धीरे बार्ट और क्रिस्टा के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई और वक्त के साथ उनका वर्किंग फ्रेंडशिप एक फुल फ्लेज्ड लव रिलेशनशिप में बदल गया। 1994 तक उन्होंने बॉस्टन स्टोर छोड़ दिया और शादी कर ली और एक साथ डी फॉरेस्ट विस्कॉन्सिन में अपने नई अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जो मेडिसिन से ज्यादा दूर नहीं था। 2 साल बाद 1996 में बार्ट और क्रिस्टा के घर पहली बार खुशी आई जब उनका पहला बेटा मिशेल पैदा हुआ। मिशेल के पैदा होते ही क्रिस्टा ने डिसाइड किया कि वो घर पे ही रहेगी और बच्चे का ख्याल रखेगी। बार्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट किया, इसलिए बार्ट ने एक अच्छी अकाउंटेंट की नौकरी ढूंढ ली, जो इतनी सैलरी दे रही थी कि पूरे परिवार का खर्चा चल सके। मिचेल के पैदा होने के 18 महीने बाद बार्ट और क्रिस्टा के घर दूसरी बार खुशी आई जब उनका दूसरा और आखिरी बेटा चैंडलर पैदा हुआ। चैंडलर के पैदा होने के कुछ साल बाद बार्ट और क्रिस्टा ने थोड़ा पैसा जोड़ लिया था कि अब वो अपना खुद का घर खरीद सकें, और जो घर उन्होंने फाइनली सेलेक्ट किया वो एक छोटा सा 2 स्टोरी का मॉडेस्ट सा घर था, जो कि विस्कॉन्सिन के ही एक छोटे से शहर विंडसोर में था। विंडसोर डी फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं था, जहां वो पहले से एक अपार्टमेंट रेंट करके रह रहे थे। ये घर ना सिर्फ उनके परिवार के लिए काफी बड़ा था, बल्कि ये उनका अपना घर था। जिस दिन से वो यहाँ शिफ्ट हुए थे, क्रिस्टा अपने इंटीरियर डिजाइन का जुनून पूरी तरह से दिखा सकती थी और उसके बाद भी वो हमेशा अपने घर को साफ और सुंदर रखने में गर्व महसूस करते थे। बार्ट के लिए ये घर ट्रॉफी बन गया था। वो लगातार घर की मरम्मत और नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहते थे
और उन्हें ये इंश्योर करना था कि ये उनकी ट्रॉफी हमेशा चमकती रहे। और सिर्फ घर ही नहीं, इस घर में रहने का मजा उनके पड़ोसियों ने भी बढ़ा दिया। जैसे ही वो यहाँ आए, बार्ट और क्रिस्टा अपने स्ट्रीट के सब लोगों से दोस्ती कर ली थी और सब बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। कुछ ही वक्त में हेल्डरसन परिवार पूरी तरह से कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, जैसे बॉय स्काउट्स और किवानीस क्लब। वो अपना समय और पैसा अलग अलग चैरिटीज में भी डोनेट करते थे। अगले 2 दशकों तक हेल्डरसन का पूरा परिवार विंडसोर के इस छोटे से घर में बिल्कुल परफेक्ट रहा। बार्ट अपने अकाउंटिंग फर्म में लैडर चढ़ता जा रहा था और क्रिस्टा अपने माँ और हाउसकीपर के फर्ज को पूरी तरह डेडिकेटली निभा रही थी। मिचेल और चैंडलर को हर वो मौका दिया गया जो उनके पेरेंट्स उन्हें दे सकते थे और इस प्यार भरे माहौल में, इस सपोर्टिव एनवायरनमेंट में दोनों भाई खूब तरक्की कर रहे थे। 2021 तक बड़ा भाई मिचेल, जो उस वक्त 25 साल का था, अपने घर से निकल चुका था और अपने अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया था और एक जबरदस्त आईटी जॉब मिल गई थी, एक लोकल और काफी सक्सेसफुल कंपनी में। मिचेल की शादी भी तय हो चुकी थी और वो अपना खुद का घर खरीदने वाला था। छोटे भाई चैंडलर की बात करें, जो उस वक्त 23 साल का था, वो अभी भी बार्ट और क्रिस्टा के साथ घर पर ही रह रहा था, लेकिन वो भी अपने बड़े भाई की तरह ही तरक्की कर रहा था। वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, लेकिन उसने ऑलरेडी स्पेस एक्स के साथ एक फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट कर लिया था, जो उसके फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन के बाद शुरू होने वाली थी। कॉलेज के फाइनल ईयर के दौरान अपने पढ़ाई के बीच में वो पार्ट टाइम एक लोकल इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, ताकि अपने पेरेंट्स को रेंट दे सके, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें वो मेडिसन पुलिस डिपार्टमेंट के रेस्क्यू स्कूबा डाइविंग टीम के साथ वॉलंटियरिंग का काम कर रहा था। चैंडलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कमिटेड रिलेशनशिप में था, लेकिन जितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, बार्ट, क्रिस्टा, मिचेल और चैंडलर के लिए उनकी जिंदगी अब एक सीरियस मोड़ लेने वाली थी। ये सब शुरू हुआ जून 2021 में। उस महीने चैंडलर, जो सिर्फ कुछ हफ्तों दूर था फ्लोरिडा जाने से, जहां उसकी स्पेस एक्स की जॉब स्टार्ट होने वाली थी, एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गया। गिरने के बाद उसका सर जमीन से टकरा गया। उस टाइम तो वो तुरंत उठ गया, खुद को ये समझाने लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिन के आगे बढ़ते के साथ साथ उसको चक्कर आने लगे और उसके सर में इतना दर्द रहने लगा, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। चैंडलर ने स्पेस एक्स की जॉब ऑलमोस्ट तुरंत ही छोड़ दी, क्योंकि वो फ्लोरिडा जाने के लायक नहीं बचा था ताकि वो अपनी जॉब शुरू कर सके, और उसकी जगह किसी और को दे दी गई। चैंडलर ने अपने आप को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच में ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सब कुछ जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, एक पल में उसे छीन लिया गया। और ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं था, उसके पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरा था। अपने लाडले चार्ल्स, जैसे कि वो उसे बुलाते थे, बिल्कुल मिजरेबल और डिप्रेस्ड होकर दिन भर काउच में लेटा हुआ देखना उनके लिए एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन जितना बुरा चैंडलर का एक्सीडेंट था और जो इम्पैक्ट उस पर और उसके परिवार पर पड़ा, वो कुछ भी नहीं था उसके बाद होने वाले घटनाओं के सामने। हेल्डरसन परिवार के पास एक छोटी सी कैबिन थी, जो विस्कॉन्सिन के व्हाइट लेक एरिया में थी। ये कैबिन विंसडोर में उनके घर से लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर थी और एक रूरल फॉरेस्टेड एरिया में थी, व्हाइट लेक नाम के एक बड़े से झील के पास, जिस एरिया का नाम भी व्हाइट लेक इसीलिए पड़ा। ये कैबिन हेल्डरसन फैमिली के पास 1940 से थी,
और जब मिचेल और चैंडलर छोटे बच्चे थे, बार्ट और क्रिस्टा उन्हें वहां अक्सर ले जाते थे फिशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या बस रिलैक्स करने के लिए। ये उनका वेकेशन होम जैसा था। पर अब मिचेल और चैंडलर इतने उम्र के हो गए थे जहां उन्हें कैबिन जाना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, और इसलिए बार्ट और क्रिस्टा ने भी वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन चैंडलर के खौफनाक चोट के सिर्फ 2 हफ्ते बाद व्हाइट लेक एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के गुजरने के बाद कुछ लोग जो वहां व्हाइट लेक में परमानेंटली रहते थे, उन्होंने बार्ट और क्रिस्टा को कॉल किया और कहा, हे, आपकी कैबिन के पास से गुजर रहा था और देखा कि कुछ विंडोज टूटी हुई हैं। लगता है कि तूफान से आपकी कैबिन को नुकसान पहुंचा है। बार्ट और क्रिस्टा ने सोचा, ओह माय गॉड, हमें वहां जल्दी से पहुंचना पड़ेगा ताकि खिड़कियों को ठीक कर सके और कैबिन को दूसरे तूफान से बचाने के लिए रेडी कर सके। तो उन्होंने अपना कैलेंडर निकाला और देखा कि अगला वीकेंड 4 जुलाई का था, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा हॉलिडे था। 4 जुलाई का दिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने का दिन होता है और व्हाइट लेक में इस दिन को एक बड़े परेड के साथ मनाया जाता है, जो मेन स्ट्रीट से गुजर कर निकलती है। व्हाइट लेक के ऊपर अमेजिंग फायरवर्क्स होती है, जो बार्ट और क्रिस्टा ने सोचा था, चलो यार थोड़ा रुकते हैं और 4 जुलाई के वीकेंड के साथ ही जरूरी रिपेयर्स भी कर लेंगे और साथ में थोड़ा फेस्टिवल का मजा भी ले लेंगे। एक मिनी वेकेशन ही हो जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस व्हाइट लेक के ट्रिप के लिए निकलने वाले थे, बार्ट और क्रिस्टा थोड़े अजीब बिहेव करने लगे। बृहस्पतिवार 1 जुलाई की शाम बार्ट और क्रिस्टा के व्हाइट लेक जाने से एक दिन पहले उन्होंने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि चैंडलर उसके साथ ही रहता था तो वो घर पर उन्हें पैक करते देख रहा था। एक टाइम पर उसने सोचा कि वो उठकर मदद करे, लेकिन उसके टांगे इतनी कमजोर थे कि वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाया और फिर वापस बैठकर सिर्फ उन्हें पैक करते हुए देखने लगा। जो उसने देखा वो थोड़ा अजीब था। बार्ट और क्रिस्टा अपने लगेज में बहुत सारा कैश और सिल्वर बार्स पैक कर रहे थे। ये चैंडलर को थोड़ा ऑड लगा। उसने सोचा, चलो उनका काम है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बार्ट और क्रिस्टा अपना सामान पैक करते रहे और चैंडलर, जो कहीं जा नहीं सकता था, बस चुपचाप उन्हें देखते रहा। एक पॉइंट पर चैंडलर ने अपने पेरेंट्स से पूछा, आप व्हाइट लेक कैसे जा रहे हैं? उनके पेरेंट्स ने कहा, अरे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमें ड्राइव करके ले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो फ्रेंड्स कौन हैं। बस इतना कहा, हमारे दोस्त हैं। चैंडलर ने सोचा, ये सब थोड़ा वियर्ड है, लेकिन चलो उनका काम है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, और उसने बात को वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद बार्ट और क्रिस्टा ने अपना पैकिंग खत्म किया और अपने सारे लगेज को घर के सामने फ्रंट डोर के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद वो और चैंडलर अपने रूम में चले गए और सो गए। अगली सुबह 2 जुलाई शुक्रवार को चैंडलर सुबह 6 बजे जल्दी उठ गया। जैसे ही वो उठा, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगा, ये सोचकर कि उनके मॉम और डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और जाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वो बिना उसे बताए तो जा नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो नीचे आया, उसने देखा कि घर अंधेरा था और बिल्कुल खाली, और जो बैग्स उसके पेरेंट्स ने कल रात को पैक कर रखे थे फ्रंट डोर के पास, वो सब भी गायब थे। सब कुछ गायब था। तो चैंडलर सोचने लगा, क्या मेरे पेरेंट्स सुबह 5 बजे उठकर बिना मुझे बताए निकल गए? वो दरवाजे तक आया और विंडो से बाहर झांकने लगा। सोचा शायद वो बाहर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने बाहर देखा, उसके पेरेंट्स वहां थे ही नहीं और उसके कार्स भी ड्राइववे पर खड़े थे। अब चैंडलर को लगने लगा कि शायद उनके वो फ्रेंड्स आए होंगे और उन्होंने उन्हें पिक कर लिया होगा और पेरेंट्स ने समझा होगा कि चलो बच्चे को जगाने की क्या जरूरत है। ये सब चैंडलर को थोड़ा अजीब लगा। वो बस सोचता रहा, उन्होंने जो सामान पैक किया था वो कितना स्ट्रेंज था। फिर ये भी कि वो किसके साथ जा रहे थे, ये भी उसको नहीं पता था। लेकिन फिर भी चैंडलर ने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ अजीब कोइंसिडेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है।
इसलिए चैंडलर ने अपने मन से इन सब वरीज को हटा दिया और अपना दिन गुजारने लगा। क्योंकि उसके पेरेंट्स वीकेंड के लिए निकल गए थे, उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन को कॉल किया। आओ ना कुछ दिन मेरे घर आकर रहो। कैथरीन मान गई और उसके घर आ गई। और क्योंकि चैंडलर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था अपनी चोट की वजह से, दोनों ने वीकेंड बस घर में आराम करते हुए, अच्छा खाना खाते हुए और नेटफ्लिक्स देखते हुए गुजार दिए। लेकिन संडे को सुबह तक दोनों को थोड़ा अजीब लगने लगा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। चैंडलर ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स के इतने जल्दी और अजीब तरीके से व्हाइट लेक जाने के बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा था मुझे लगता है सब ठीक होगा। कैथरीन ने भी यही कहा, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन संडे तक बार्ट और क्रिस्टा ने ना तो कॉल किया, ना टेक्स्ट किया, ना ही चैंडलर से और ना ही मिचेल से और ना ही किसी और से। वो बिल्कुल ही गायब थे, एकदम साइलेंट। और जब भी चैंडलर या कैथरीन उन्हें कॉल करते, फोन बिल्कुल भी नहीं बजता था और सीधा वॉइस मेल पर चला जाता था। लेकिन रविवार 4 जुलाई की रात जब चिंता बढ़ने लगी थी कि बार्ट और क्रिस्टा के साथ क्या हुआ, तब क्रिस्टा ने अपने बेटे चैंडलर को टेक्स्ट किया। उसने बेसिकली ये कहा है, हम व्हाइट लेक पहुंच गए हैं, यहाँ बहुत भीड़ है और सर्विस भी बेकार है, लेकिन हम परेड के लिए रुकेंगे। हम या तो मंडे रात तक आएंगे या फिर ट्यूसडे सुबह। और जैसे ही उन्होंने ये मैसेज देखा, लगभग उनकी सारी चिंताएं गायब हो गई और अब उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि बार्ट और क्रिस्टा कब लौटेंगे, चाहे अगले दिन या फिर एक दिन बाद। लेकिन अगले दिन मंडे को ना तो बार्ट और क्रिस्टा वापस आए, ना उन्होंने किसी को कॉल किया, ना ही किसी को टेक्स्ट किया। और फिर से जब भी कोई उनके सेल फोन पर कॉल करने की कोशिश करता, उनके फोन्स सीधा वॉइस मेल पर जा रहे थे बिना रिंग किए। फिर अगले दिन मंगलवार 6 जुलाई को, जो दिन क्रिस्टा ने कहा था कि वो घर लौटेंगे, वो फिर भी वापस नहीं आए। ना किसी से कांटेक्ट किया और ना ही कोई उनसे कांटेक्ट कर पा रहा था। उसी दिन क्रिस्टा के ऑफिस से चैंडलर और मिचेल को फोन आने लगे, पूछते हुए कि क्या तुम्हें क्रिस्टा के बारे में कुछ पता है। क्रिस्टा ने हाल में ही एक कस्टमर सर्विस जॉब शुरू की थी, एक ऑटो बॉडी शॉप में, और अपार्टली उस दिन ट्यूसडे को उसकी ड्यूटी थी। और पिछले फ्राइडे को भी जब बार्ट और क्रिस्टा व्हाइट लेक के लिए निकले थे, उस दिन भी उनको काम पर होना चाहिए था। मतलब वो बिना किसी को बताए ही ये ट्रिप पर चले गए थे। क्रिस्टा के बॉस कहते हैं कि वो एक ऐसी इंसान थी जो अगर 2 मिनट भी लेट होने वाली थी तो पहले से कॉल या टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करती थी। तो ये बात कि वो बिना किसी को बताए ऐसे गायब हो जाए, ये बहुत ही अजीब था। चैंडलर, मिचेल और कैथरीन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाए थे कि बार्ट के एम्प्लॉयर का भी फोन आने लगा, वही सवाल पूछते हुए कि क्या तुम्हें पता है कि बार्ट कहाँ पर है। उनको अभी काम पर होना चाहिए था, लेकिन हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसने ऑफ टाइम भी नहीं लिया था। मंगलवार की पूरी दोपहर चैंडलर, मिचेल और कैथरीन दूसरे फैमिली मेंबर्स बार्ट और क्रिस्टा को कॉल करते रहे, व्हाइट लेक के लोगों से पूछते रहे कि क्या किसी को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। अंत में अगले दिन बुधवार 7 जुलाई को, जब तक बार्ट और क्रिस्टा का कोई पता नहीं चला, चैंडलर पुलिस के पास गया और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की। पुलिस ने तुरंत विंडसोर के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया और व्हाइट लेक के पुलिस स्टेशन को कहा कि कैबिन को चेक करे, शायद बार्ट और क्रिस्टा वहीं हो और शायद उनका फोन सर्विस खराब हो या फिर कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो गया हो। लेकिन जब व्हाइट लेक पुलिस हेल्डरसन केबिन पर पहुंचे तो वहां ना बार्ट था ना क्रिस्टा, वहां कोई भी नहीं था। दरअसल केबिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे महीनों से यूज नहीं किया गया हो। बाहर का एरिया पूरी तरह से जंगल बन गया था और अंदर फ्रिज में भी कोई खाना नहीं था। और दिलचस्प तरीके से पुलिस ने चैंडलर, मिचेल और कैथरीन को ये भी बताया कि कैबिन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, ना कोई टूटे हुए शीशे थे और न ही तूफान का कोई असर दिख रहा था। जब ये सच सामने आया तो नॉर्मली बार्ट और क्रिस्टा के परिवार वाले सोचने लगे, एक मिनट,
किसने उन्हें फोन करके कहा था कि केबिन में खिड़कियां टूट गई हैं और रिपेयर करने की जरूरत है? क्या ये वही मिस्टीरियस फ्रेंड्स हैं जो उन्हें केबिन तक ले गए थे? यहाँ सब क्या हो रहा है? क्या ये सब किसी की चाल थी? क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था? फिर अगले दिन थर्सडे 8 जुलाई को अब तक बार्ट और क्रिस्टा का कोई पता नहीं चला और पुलिस के पास भी कोई नई लीड नहीं थी। चैंडलर बिल्कुल डिस्परेट हो गया था। उसने लोकल मीडिया के पास जाकर कहा, प्लीज मेरे पेरेंट्स के बारे में एक स्टोरी चलाओ और सबको बताओ कि वो मिसिंग है। शायद कोई कुछ जानता हो और सामने आए। लोकल मीडिया ने उसकी बात मानी और ये स्टोरी चलाई। और जब ये कवरेज हो रही थी उस दिन चैंडलर अपने घर लौट आया और अपने हर एक नाइबर के घर जाकर पूछने लगा कि क्या उनके पास कोई सिक्योरिटी कैमरा है जो सड़क के एंगल को पकड़ रहा हो। और शायद उसने उस दिन 2 जुलाई को उस मिस्टीरियस कपल का कार पकड़ा हो जिसमें उनके पेरेंट्स बैठे थे। चैंडलर ये उम्मीद कर रहा था यदि उसे ये फुटेज मिल जाए तो कोई इन मिस्ट्री फ्रेंड्स की पहचान कर सके, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी नाइबर के पास वो फुटेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिन बीत रहा था कुछ ऐसा हुआ जो सबकी सोच से परे था। उस दिन 8 जुलाई को पुलिस ने एक ऐसी चीज खोजी जो पहले तो छोटी सी लग रही थी, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये एक बड़ी खोज थी और इसने पूरे केस को उलट पुलट कर दिया। इस ब्रेकआउट को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 29 जून 2021 को, वही दिन जब बार्ट और क्रिस्टा उस मिस्टीरियस इंसान के कार में बैठे हुए थे और व्हाइट लेक के लिए निकले थे। उस दिन 29 जून को बार्ट का पेशेंस जवाब दे गया। कुछ ऐसा था जो उसे काफी टाइम से परेशान कर रहा था और उसने आखिरकार डिसाइड किया कि आज वो इस बात का सच पता लगाकर ही रहेगा। बार्ट ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और फोन अपने कान पर लगाया। कुछ रिंग्स के बाद एक जवान आदमी जिसका नाम था ओमार जोब, उसने कॉल उठाया। पूरी कॉल 17 मिनट की थी और लगभग कॉल के आधे समय तक बार्ट अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ओमर पर उतार रहा था। लेकिन फिर कॉल के दूसरे आधे टाइम जब ओमार को पहली बार बोलने का मौका मिला तो बार्ट का टोन बिल्कुल ही बदल गया। अब उसमें गुस्सा नहीं था बल्कि वो बिल्कुल ही हार मान चुका था। जब ये 17 मिनट की कॉल खत्म हुई बार्ट एकदम शॉक्ड था, लेकिन उसे पता था कि अब उसे एक और ज्यादा इंटेंस मीटिंग सेटअप करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ और उन्हें बताना पड़ेगा जो कुछ भी उसने ओमार से अभी अभी सुना था। 24 घंटे के अंदर बार्ट ने ये इम्पोर्टेंट मीटिंग फिक्स कर दी और ये मीटिंग 1 जुलाई को 3 बजे होने वाली थी। ये वही दिन था जब बार्ट और क्रिस्टा व्हाइट लेक के लिए निकले थे। 1 जुलाई को इस मीटिंग के दिन बार्ट घर से ही काम कर रहा था। एक वक्त उसने अपनी घड़ी देखी और देखा कि 2 बजे के आसपास हो रहे थे। मीटिंग अभी 1 घंटे बाद थी, लेकिन जगह थोड़ी दूर थी तो उसे जल्दी निकलना जरूरी था। बार्ट ने काम बंद किया और चैंडलर को मैसेज किया जो उसके साथ घर में ही था। उसने बस लिखा, रेडी हो। चैंडलर को पता था कि ये मीटिंग उसके डैड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। उसे ये भी पता था कि उसके डैड कितने बुरे सिचुएशन में थे, इसलिए उसने अपने डैड के साथ इस मीटिंग पर चलने के लिए हाँ कर दिया। कुछ मिनट बाद दोनों चैंडलर और बार्ट मीटिंग के लिए तैयार होकर नीचे पहले फ्लोर पर मिलते हैं। एक दूसरे को एक हल्का सा इशारा करके दोनों फ्रंट डोर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। चैंडलर जो बार्ट के पीछे खड़ा था उसने आगे बढ़कर एक राइफल उठाया जो कि उसने पहले फ्लोर पर छुपा कर रखी थी। उसने राइफल उठाई और अपने पिता के पीठ पर 2 गोलियां चला दी। जब उसके पिता जमीन पर गिर गए और या तो वो मर चुके थे या मरने ही वाले थे, चैंडलर बिल्कुल शांत रहकर अपना फोन निकाला और अपनी माँ को टेक्स्ट किया कि डैड का फोन डेड हो गया है, आप बस मुझे टेक्स्ट करना। फिर उसने अपनी माँ को एक और मैसेज भेजा कि घर आते वक्त एक सोडा ले आना, जिसमें उसकी माँ ने बस रिप्लाई किया, ठीक है बिल्कुल। चैंडलर को बस इतना टाइम चाहिए था कि घर को अपनी माँ के आने से पहले तैयार कर सके।
अगले कुछ घंटों में क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि उसने अपने पिता की डेड बॉडी को कहीं छुपा दिया होगा और शायद थोड़ा सा सफाई किया होगा। फिर चैंडलर इंतजार करने लगा अपनी माँ के लिए। लगभग 5 बजे शाम को क्रिस्टा ने अपनी जॉब पर क्लॉक आउट किया और उसके बाद जो हुआ वो एक अलग ही कहानी थी। क्रिस्टा ने एक दुकान पर रुककर चैंडलर के लिए सोडा खरीदा और फिर शाम के 5:15 से 5:30 के बीच पड़ोसियों के घर के सिक्योरिटी कैमरास ने उसे अपनी ड्राइववे में गाड़ी पार्क करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद जब क्रिस्टा अपने सपनों के घर में, जहां उसने अपने परिवार को पिछले कई सालों से पाला था, उसके अंदर कदम रखती है, तभी उसका बेटा उस पर गोलियां चला देता है। ये बाद में पता चला कि चैंडलर असल में एक डबल लाइफ जी रहा था। उसने कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया था। हाँ, कॉलेज गया था लेकिन बस एक सेमेस्टर के लिए, जहां से वो फेल हो गया, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार को ये बताता रहा कि वो कॉलेज में आगे बढ़ रहा है और फाइनली ग्रेजुएट हो गया है, जो कि ये सब झूठ था। उसके पास इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी नौकरी नहीं थी। उसने अपने परिवार को बस ये बोला था कि वो घर से काम कर रहा है, जबकि असल में वो अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम्स खेलता रहता था, क्योंकि ना तो वो स्कूबा डाइवर था और ना ही मेडिसन पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई रेस्क्यू स्कूबा डाइविंग टीम थी। उसके पास स्पेसएक्स में कोई जॉब भी नहीं था। उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। जहां तक उसके सर का चोट का सवाल है, हो सकता है कि उसके सर पर कभी चोट आई हो और मिड जून के आसपास डॉक्टर के पास गया हो। डॉक्टर ने उसे बस इतना बोला कि शायद माइल्ड कॉन्फ्यूजन है और उन्होंने नेक ब्रास ऑफर किया और बोला कि जरूरत नहीं पहनने की, बस अगर चाहो तो पहन लो। लेकिन चैंडलर ने इस छोटी सी चोट को एक ऐसे जानलेवा हादसे में बदल दिया, जैसे कि इस हादसे से उसकी जिंदगी बदलने वाली हो। और फिर वो नेक ब्रास और छड़ी लेकर लंगड़ाने लगा ताकि उसके पास स्पेस एक्स में जॉब शुरू न करने का एक बहाना हो। सीधी बात, चैंडलर ने अपनी जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में झूठ बोला था, अपनी जिंदगी के हर एक इंसान से, और ज्यादातर लोग उसके झूठ पर यकीन भी कर लेते थे। लेकिन उसके माँ बाप का शक बढ़ता जा रहा था। खासकर 2021 में वो कह रहा था कि हाँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास कभी भी पैसा नहीं होता था। वो अपने परिवार को किराया देने में मुश्किल से ही काबिल था। इसलिए उसके डैड पूछते रहते थे, तुम नौकरी कर रहे हो या नहीं? तुम नौकरी कर रहे हो फिर भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है? चैंडलर इस सवाल का जवाब देने के लिए फेक ईमेल अकाउंट बनाता, एचआर के लोगों का नाटक करके, और खुद ही उस एचआर के फेक ईमेल अकाउंट से ऐसे कंफ्यूजिंग ईमेल्स भेजता जिसमें ये बेवकूफी भरे बहाने दिए जाते कि उसे अब तक पैसे क्यों नहीं मिले। फिर वो अपने रियल ईमेल से गुस्से भरे और सख्त जवाब लिखता, जिसमें वो लिखता कि इसको फिक्स करो, मेरी फैमिली खुश नहीं है, और फिर से एचआर बनकर माफी मांगता और कहता ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व ना कर सके, हम इसको जल्दी ही फिक्स कर देंगे। चैंडलर काफी स्मार्ट था। उसने अपनी लाइफ में जो गोलमाल मचा रखा था उसका जवाब देना पड़ता था। बार्ट हमेशा उससे सवाल पूछता था और चैंडलर अपने बाप को कंफ्यूज करने के लिए नए नए प्लान्स बनाता रहता था। एक बार क्या हुआ, बार्ट और क्रिस्टा चैंडलर के स्कूल रिकॉर्ड के बारे में शक कर रहे थे। उन्होंने चैंडलर से ट्रांसक्रिप्ट मंगाने को कहा। ट्रांसक्रिप्ट एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसके बारे में लिखा होता है, एक तरह का रिजल्ट ही। तो जब उन्होंने चैंडलर से ट्रांसक्रिप्ट मांगने को कहा तो उसने बोला अभी नहीं मिल सकता, सिस्टम डाउन है। बार्ट और क्रिस्टा बोले अरे लॉगिन करो ना और अपना अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट तो दिखा दो। लेकिन चैंडलर ने अपने बाप को उलझाने के लिए वही पुराना नाटक किया। चैंडलर ने कुछ फेक ईमेल्स अकाउंट बनाए जो मेडिसन कॉलेज के एडवाइजर्स के नाम पर थे। वो उन्हें ऐसे मेल करने लगा जैसे कॉलेज वाले उसे कह रहे हो सॉरी तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे सकते, अभी सिस्टम फेल हो गया है।
तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और चैंडलर ये ईमेल अपने बाप को फॉरवर्ड करता। ये देखकर बार्ट को बहुत गुस्सा आ जाता। एक दिन बार्ट ने कहा, बस बहुत हो गया, तू मुझे उनका फोन नंबर दे, मैं खुद ही उनसे बात करूंगा। तो फिर क्या था, चैंडलर ने एक बर्नर फोन खरीद लिया और अपने बाप को वो नंबर दे दिया। बर्नर फोन का मतलब एक ऐसा सस्ता सा फोन जिसको बस सीक्रेटली किसी को कॉल करने के लिए और अपनी पहचान छुपाने के लिए यूज किया जाता है। बार्ट ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो एक आदमी फोन उठाता है और अपना नाम डैनियल स्मिथ बताता है, लेकिन असल में ये तो चैंडलर ही अपना आवाज बदलकर बात कर रहा था। डैनियल स्मिथ यानी चैंडलर वही पुरानी कहानी सुनाता है, सब कॉलेज की गलती है, आपको बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 29 जून 2021 को बार्ट के सब्र का बांध टूट गया। उसे यकीन हो गया था कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसने डिसाइड किया कि अब खुद मेडिसिन कॉलेज को कॉल करेगा और खुद को चैंडलर बनाकर देखेगा कि क्या होता है। बार्ट ने कस्टमर सर्विस का नंबर लगाया और कुछ ही देर में ओमार जोब फोन उठाता है। बार्ट पहले तो थोड़ा रूड हो गया, बेचारा ओमार को डांट दिया क्योंकि वो पूरी सिचुएशन से परेशान था। बार्ट ने अपनी बेटी की तरफ बिहेव करते हुए बोला, मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स कहाँ हैं? बार्ट ने जब मेडिसिन कॉलेज कॉल किया और अपने आप को चैंडलर बना के बोला कि मेरे ट्रांसक्रिप्ट दो, मैं तो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, कैसे रोक सकते हो? लेकिन ओमार जो कस्टमर सर्विस में था उसने थोड़ा सिस्टम चेक किया और बोला, तुम तो हमारे सिस्टम में हो ही नहीं, एक सेमेस्टर के लिए आए थे पर फेल हो गए थे। बार्ट ये सुनकर बस चुप हो गया, उसके तो होश ही उड़ गए थे। और फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा जो ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड थे ही नहीं, क्योंकि अब उसको पता था कि ट्रांसक्रिप्ट का कोई वजूद नहीं है। उसने ओमार से पूछा, ये डैनियल स्मिथ कौन है? क्या ये अभी भी वहाँ काम करता है? ओमार ने सिस्टम में देखा और बोला, यहाँ कोई भी डैनियल स्मिथ नहीं है और ना ही कभी था। चैंडलर ने जब अपनी झूठ को सच दिखाने के लिए 5 से 6 अलग अलग नाम यूज किए थे, बार्ट ने सभी पूछ लिया, ये लोग कौन है? लेकिन ओमार ने एक एक करके बता दिया कि ये लोग यहाँ काम नहीं करते और न ही कभी किया है, मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। 17 मिनट के बाद बार्ट को पता चल गया कि उसका बेटा एक झूठी जिंदगी जी रहा था। बार्ट ने फिर मेडिसिन कॉलेज के रियल एडवाइजर्स को कॉल किया और 1 जुलाई को 3 बजे एक मीटिंग सेट की। बार्ट ने चैंडलर को बोला, बेटा तू मेरे साथ चलेगा और हम कॉलेज एडवाइजर से पूछेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। बार्ट को तो पता था कि कोई ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं, लेकिन उसने ये मीटिंग सिर्फ इसलिए सेट की थी ताकि चैंडलर अपने झूठ से बाहर आ पाए और सच बोल दे। चैंडलर ने अपने झूठ को कभी माना ही नहीं। उसने मीटिंग कैंसिल नहीं की, बल्कि उस दिन उसने अपने बाप को ही मार दिया और अपनी माँ को भी, और फिर उनके बॉडीज को टुकड़े टुकड़े करके सबको फैमिली के फायर प्लेस में जला दिया। जब वो बॉडीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो बचा हुआ सब ले जाकर टाउन के पार्क्स, जंगलों और रिवर्स में बिखेर दिया। अपने बाप का हेडलेस, आर्मलेस और लेगलेस धड़ भी अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के घर के पीछे छुपा दिया। और इस बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड, भाई, हेल्डरसन फैमिली के मेंबर्स, पुलिस और बार्ट और क्रिस्टा के कलीग्स के सामने एक फेक स्टोरी घुमाता रहा कि बार्ट और क्रिस्टा बस अचानक से कहीं चले गए। 2 जुलाई की सुबह चैंडलर ने सबको बताया कि उसके पेरेंट्स किसी मिस्ट्री कपल के साथ व्हाइट लेक गए थे और वो अपने लगेज में कैश और सिल्वर बार्स ले जा रहे थे। अब वो गायब हो गए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। समझ नहीं आता कि चैंडलर ने ऐसी कहानी क्यों बनाई। शायद वो ये दिखाना चाहता था कि उसके पेरेंट्स कुछ उलझन में थे, या फिर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, या फिर वो बस इतने सीधे साधे थे कि किसी मिस्टीरियस कपल ने उनको उल्लू बनाकर चले गए। जो भी था, चैंडलर बस इस सिचुएशन को और ज्यादा सस्पिशियस बना रहा था। चैंडलर ने अपनी गलतियों का पूरा ढेर छोड़ दिया था। घर में जहां उसने अपने पेरेंट्स को मारकर टुकड़े टुकड़े किए, वहां पे इतने सारे फिजिकल एविडेंस छोड़ दिए, और जहां जहां उसके बॉडी पार्ट्स डंप किए वहां भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया, सिर्फ स्टिक्स और ब्रांचेस के नीचे रख दिए।
तो वो ढूंढने में पुलिस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। फिर 7 जुलाई को जब वो पुलिस स्टेशन गया अपने पेरेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट कराने, उसका बिहेवियर इतना अजीब था, पुलिस को शक होने लगा। वो ऐसे बातें कर रहा था जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको अपने पेरेंट्स के गायब होने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बल्कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू 8 जुलाई को आया जब पुलिस ने वो टेक्स्ट मैसेज देखा जो क्रिस्टा के फोन से चैंडलर के फोन पर 4 जुलाई को भेजा गया था। जब चैंडलर 7 जुलाई को पुलिस स्टेशन गया और बोला कि उसके पेरेंट्स गायब हो गए हैं, पुलिस ने उससे पूछा कि उनसे आखिरी बार कब बात हुई थी। चैंडलर ने बताया कि उनको अपनी माँ क्रिस्टा से 4 जुलाई को एक टेक्स्ट मैसेज मिला था। उस मैसेज में लिखा था कि वो व्हाइट लेक पहुंच गए हैं और परेड देखने के बाद कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि ये टेक्स्ट मैसेज 4 जुलाई को भेजा गया था, जबकि व्हाइट लेक में उस साल परेड 3 जुलाई को ही हो चुकी थी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि क्रिस्टा अपने बेटे को 4 जुलाई को मैसेज करे कि हम यहाँ परेड के लिए रुके हुए हैं, जबकि परेड तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। पुलिस का दिमाग ठनक गया और उन्होंने फोन रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया। तब पता चला कि वो मैसेज जो क्रिस्टा के फोन से चैंडलर के फोन पर आया था एक्चुअली व्हाइट लेक से नहीं बल्कि हेल्डरसन के घर के अंदर से ही भेजा गया था। और जब पुलिस हेल्डरसन हाउस पहुंची तो उन्होंने क्रिस्टा का फोन गैरेज में ढूंढ निकाला, जो एक ड्रॉअर के नीचे एक जूती के अंदर टीन फॉइल में लपेटा हुआ था और उसके साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो अब ये साफ था कि चैंडलर ने वो मैसेज अपनी माँ के फोन से खुद ही भेजा था, लेकिन भूल से परेड की डेट गलत दे दी थी। इस छोटी सी गलती ने पुलिस को सीधा किलर तक पहुंचा दिया और जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो ये साबित हो गया कि चैंडलर ने ही ये सब खुद किया है और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन और उसका भाई मिचेल, इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। वो तो बेचारे इनोसेंट थे। आखिरकार चैंडलर को अपने माँ बाप के कत्ल का दोषी पाया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। लेकिन आज तक चैंडलर ने अपनी गलती कभी नहीं मानी। उसका बस यही कहना था कि वो अपने वर्डिक्ट को अपील करते रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।